बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नज़ीर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 22 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। मुल्क की सियासी, मौशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद हुई। वफाकी काबीना में किए गए फैसलों के हवाले से वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि कल वज़ीर आज़म साहब ने गवादर में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि वो नाराज़ बलोच रहनुमाओं और यूथ से बातचीत करने पर का सोच रहे हैं, इंदिया दिया था। आज इस हवाले से फवाद चौधरी साहब का कहना था कि इस हवाले से वर्किंग की जा रही है और बाज़ाब्ता इस प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। इसका एजेंडा हुकूमत सेट करेगी। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, हम आइए आपको ज़रा सुनाते हैं। एजेंसीज और ख़ुसूसन जो पंजाब CTD ने कार्रवाई की लाहौर धमाके को दुनिया के सामने आश्कार करने की, ये कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है। और जो भी उसमें लोग मुलव्वस हैं उनको भी हमने काफ़ी हद तक एप्रीहेंड कर लिया है। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज़ बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक्ड थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा। लेकिन जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। कल का जो दौरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का गवादर का, वो इसका एक दफ़ा फिर इस चीज़ का एक एविडेंस है, इसकी शहादत है कि हम CPEC को कितनी अहमियत देते हैं। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीरात और नशरियात। उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ हवाले से भी तय कर लिया गया कि जिनके भारत के साथ लिंकेजेस थे बलोच रहनुमाओं के, उनके साथ बातचीत नहीं की जाएगी। और लेकिन जो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं और उनका अपना एक स्टांस है, उनसे बातचीत की जाएगी। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब अगर मुल्क की सियासत की बात करें, अपोजिशन की सियासत की बात करें, तो आज मरियम नवाज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। पेशी के सिलसिले में उनसे पेशी के बाद मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया कि PDM जलसा स्वात में उनकी अदम मौजूदगी पर सवाल किया गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हों तो फिर वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं होती। एक सवाल सहाफ़ी ने उनसे ये भी सवाल किया डील के हवाले से, तो इस पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा किससे डील और कौन सी डील की भी बड़ी ज़्यादा बाज़गश सुनाई दे रही है। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे नहायत मोहतरम है प्रोग्राम सच के साथ में पहली दफ़ा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं स्काइप पर सेनेटर अब्दुल कादिर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से मुंतखब होकर आए हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। उनके बराबर में हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं इरशाद आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्रुप एडिटर हैं चैनल 92 के। आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब का एक तवील सहाफ़ी कैरियर है, साफ़ी। और शौकत पराजा साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तीनों मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त सेनेटर अब्दुल कादिर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। कादिर साहब, जाहिर सी बात है, एक तो गवादर जिस पे हमने कल भी शो किया था, इंशाल्लाह ये तरक्की का गहवारा बनेगा। इसमें जो इतनी भी खारजी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उनको उनसे नबरदाज़मा होंगे। साथ में जो आज बात हो रही थी बलोच रहनुमाओं के साथ बातचीत के हवाले से, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपका एक बिजनेस का बैकग्राउंड है, किस तरह ये जो तरक्याती पैकेजेस दिए जाते हैं इनको बेहतर तरीके से बलूचिस्तान की जो मुआशी महरूमी है उसका अजाले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो कौमी धारे में लाने की बात की जाती है, ऑल इंक्लूसिव अप्रोच की, उस हवाले से आपकी क्या राय है? माजी में भी ये किया गया लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी काविशें, इस मरतबा किस तरह की जाए जिससे इसके नताइज मुस्बत निकले? सेनेटर अब्दुल कादिर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे आपने बताया कि ग्वादर को एक पोर्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कल PM साहब वहाँ गए और चाइनीज एम्बेसडर भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे और 7 अदर कंट्रीज ने भी अपना इंटरेस्ट अभी वहाँ शो किया है। तो जितनी डेवलपमेंट ग्वादर में, तुर्बत में, साउथ बलूचिस्तान में की जाएगी, जी तो ये जो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है या कोई
थोड़े बहुत नाराज बलोच जिनको कहा जाता है, तो उनकी बेशक ये एक नेचुरल नाराजगी थोड़ी बहुत बनती है। तो जितनी डेवलपमेंट में हम कंसंट्रेशन बलूचिस्तान में करेंगे, आप ये देखेंगे कि वहाँ इस किस्म की जो फीलिंग है, जो उनका रवैया है, उसमें चेंज आएगी। और इमरान खान साहब ने एक बहुत ही पॉजिटिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि अगर कोई नाराज बलोच या वो है, मैं उनसे खुद बात करना चाहता हूं, और जैसे आपने बताया कि ऑल इंक्लूसिव तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूं। और अगर वो लोग हमारे कौमी धारे में आएंगे, क्योंकि चीजों का हल पॉलिटिकल होता है। जी। चीजों का जो हल है आगे जाने के लिए, तरक्की करने के लिए, अपने कौम को, कबीले को, इलाके को आगे ले जाने के लिए पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल एक्टिविटी में ही शामिल होना पड़ेगा, जिससे आप अपने इलाके को तरक्की देंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को तरक्की में और पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे। तो इस वक्त ठीक है, बलूचिस्तान में बेइंतहा फंड्स दिए गए हैं। मैं सर आता हूं कादिर बहुत साहब आपके पास आता हूं। मैं शामिल गुफ्तगू कर चाहूंगा इरशाद आरिफ साहब को। इरशाद आरिफ साहब, आप बताइएगा, आपने तो पाकिस्तान की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। बहुत सी, जैसे मैंने कहा, काविशें भी की गई और अनफॉर्चुनेटली चढ़ाई भी की गई वफाक की जानिब से बलूचिस्तान पे। उनके कुछ जो ग्रीवेंसेज हैं वो जेन्युइन भी हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अब ये जो सोच पाई जाती है, जैसे आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो इंडिया के साथ हैंड एंड ग्लव हैं या उनके आलाकार बने हुए हैं या बने हैं, उनसे बातचीत नहीं होगी। जो जिनके अपने ख्यालात हैं लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात नहीं, उनसे बातचीत की जाएगी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, कितने इससे हम मुस्बत नताइज अखज कर सकते हैं? इरशाद आरिफ साहब। देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो जहन में रहनी चाहिए। ये तो अच्छी वजाहत कर दी है फवाद साहब ने, वरना कल जो वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की थी तो थोड़े से शकूक व शुबहात पैदा हुए थे। देखें, बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है वो पसमानदगी की वजह से है, वो जहालत की वजह से है कि वहाँ पैसा खर्च नहीं होता, वहाँ तरक्की नहीं होती, वहाँ तालीम नहीं है, वहाँ रोज़गार की सहूलतें नहीं हैं, वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान या वफाक नहीं है। बेशतर ज़िम्मेदारी वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, जो हुक्मरान तबका है, उस पर आयद होती है। ये फंड्स जितने भी दे दिए जाएं, अब्दुल कादिर साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जितने भी दे दिए जाएं, अगर वो खर्च नहीं होते अवाम के फैलाव बहबूद पर, जितने भी वहाँ रेकोटेक निकल आए या डेरा बुगटी के और दूसरी जगह से तेल निकल आए, अगर वो उसकी आमदनी खर्च नहीं होगी अवाम पर, अवाम की फलाह बहबूद पर, तो बलूचिस्तान में एहसास महरूमी भी रहेगा, पसमानदगी भी रहेगी और नाराज़गी भी रहेगी। हो क्या रहा है, ऑन रिकॉर्ड हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के 60% जो डेवलपमेंट का फंड होता है वो हमारे अवामी नुमाइंदे खा जाते हैं, और बाकी सरकारी अफसरान खा जाते हैं, और हिस्सा बाकायदा जुस्सा सबको मिल जाता है, और ख़र्च वहाँ कुछ नहीं होता। फिर हमारे सरदार साहबान हैं, जो रॉयल्टीज़ मिलती हैं वो सारी की सारी वो उनकी जेब में चली जाती है। तो अब उस वक्त तक आप एहसास महरूमी या पसमानदगी या जहालत ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ये फंड्स वहाँ के अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जब तक अवाम को ये एहसास ना दिलाया जाए कि आपके महरूमी के सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या वफाक पर आयद नहीं होती। आप जिन लोगों को मुंतखब करते हैं या जो आपकी नुमाइंदगी के दावेदार हैं, वो आपकी फलाह बहबूद के बारे में ना सोचें, आपकी खिदमत के बारे में ना सोचें, वो बलूचिस्तान की तरक्की ना चाहते हों। और तीसरा जो पहलू है वो ये है कि जब वफाक ये दे फंड्स दे, वो अरबों रुपए के फंड्स दे, उसको यकीनी कौन बनाएगा? वो वफाक का फर्ज बनता है जो पैसे दे रहा है कि जी वो यकीनी तौर पर उन्हीं मंसूबों पर खर्च हों जिनके लिए वो मुख्तस किए गए हैं। ये तीन पहलू जब तक नहीं होंगे, ये एहसास महरूमी भी रहेगा, ये नाराज़गी भी रहेगी। ये तो है एक डेवलपमेंट के हवाले से। दूसरा इशू है कि जो नाराज़ बलोच हैं, देखें, जिन लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है, जो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं या हमारे दूसरे दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं, उनको आप राज़ी नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपीजमेंट की पॉलिसी अख्तियार करेंगे तो इससे वहाँ जो आपके मुहब्बे वतन अनासर हैं, जो रियासत के साथ खड़े हुए हैं, जो उन इदारों के साथ खड़े हैं जो
पाकिस्तान की फलाह बहबूद चाहते हैं, बलूचिस्तान की फलाह बहबूद चाहते हैं, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बलूचिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो उनकी हक तलफी होगी कि वो जो लोग साथ खड़े हुए हैं उनको तो आप जो है उनके मुकाबले में वो लोग ला के खड़े करते हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, जो अलहदगी पसंद हैं, जो तखरीबकार हैं, जो दहशत गर्द हैं। तो इसलिए जो हकीकतन नाराज़ हैं एहसास महरूम की वजह से, जो हकीकतन नाराज़ हैं वहाँ की पसमानदगी की वजह से, हक तलफी की वजह से, उनसे आप डायलाग भी करें, उनको आप मेन स्ट्रीम में भी लाएं उनको, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाएं कि हुजूर आपकी नाराजगी जो है विफाक पर कम बनती है ठीक, और अपनी लोकल जो लीडरशिप है उस पर ज्यादा ज्यादा बनती बनती है। है। मैं इरशाद यहाँ साहब, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका अहाता किया। मैं दोबारा लौट के आता हूँ शौकत पराचा साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नवाजिश पराजा साहब, आपने सेठ अब्दुल कादिर साहब की गुफ्तगू सुनी, इरशाद आरिफ साहब की। मैं आपका तजिया लेना चाहूंगा। आपने बहुत से प्रोग्राम किए, नशिस्तें की हैं, बलोच कौम परस्त रहनुमाओं के इंटरव्यूज भी किए। आप क्या कहेंगे बलूचिस्तान में? एक तो ज़ाहिर बात है गवादर है, वो गेम चेंजर इंशाल्लाह जरूर साबित होगा। फिर डेवलपमेंट की बात हुई, कादिर साहब कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट लेकर आएंगे, लेकिन साथ में इरशाद आरिफ साहब का बड़ा अहम नुक्ता है कि ये जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं इनकी शफाफ अंदाज में उन्हीं जगहों पर लगे जिसके लिए मुतय्यन किए गए होंगे। क्या राय है आपकी शौकत पराचा साहब? क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है बलूचिस्तान के हवाले से? मेरा ख्याल है बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क अब डेवलप हो रहा है, और यकीनन वज़ीर आज़म साहब कल जो बात कर रहे थे, आज उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास से भी बात की कि चाइना के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक मजीद बढ़ाया जाएगा। देखें, सी पैक गवादर के हवाले से हम कहते हैं कि ये फेट चेंजर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। वो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में जितने नाराज लोगों की बातें हुई, डेवलपमेंट फंड हों या ना हों, मैं आपको बताऊं 92-93 का बजट था, फेडरल बजट। बलूचिस्तान के लिए फेडरल कंपोनेंट था 11 अरब रुपए। उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, एनएफसी अवार्ड नहीं था इस तरीके से जी। टोटल 11 अरब रुपए पूरे सूबे के लिए था और सिर्फ सीडीए का 22 अरब रुपए बजट था। तो जो हमारी स्पेंडिंग रही है, जो फोकस रहा है, वो भी हम सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, जो भी वहाँ करप्शन हो, मुश्ताक रईसानी पॉलिटिशियन नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट था जिसके घर से 60-70 करोड़ रुपए निकले हार्ड कैश में। लोग पाकिस्तान के आइन के तहत कहते हैं कि हमारा अख्तियार हो हमें अपने आप को गवर्न करने के लिए। ये सबसे बड़ा मसला है। इसमें आप देखें ना, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी लोग निकल गए थे, और मैं खैर बख्श मरी साहब की बात कर रहा हूँ, जो उनके भाई थे, तो जैसे ही जमहूरियत वापस आई थी उनको वापस लाया गया था। वजीर आजम साहब ने सोच समझ के ये बात की होगी कल, क्योंकि उन्होंने साथ ये कहा कि हो सकता है इन लोगों के साथ माजी में ज्यादती होती रही हो, इनकी जेन्युइन वो परेशानियां हो। तो परेशानियां तो यही हैं, आपने खुद दुरुस्त कहा, और दूसरे दोनों दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि माजी में ये होता रहा है। मैं समझता हूँ माजी से कंपैरेटिवली आज ज्यादा अहम है कि आज की जो सियासी हुकूमत है और हमारी जो पावरफुल सर्कल्स हैं वो एक पेज पर हैं। माजी में ऐसा नहीं था। ये जो एक पेज वाला है, अगर वाकई वजीर आज़म इमरान खान इस चीज को सीरियसली समझते हैं तो डायलॉग तो करना पड़ेगा, वरना मैं जो बात कर रहा हूँ, रोजाना वहाँ अटैक हो रहे हैं, रोजाना हमारे जवान शहीद होते हैं, रोजाना डिसरप्शन की जाती है। क्या उनके बाहर बैठने से, उनको ये कहने से कि ये तो गद्दार हैं, ये वाकयात खत्म हो रहे हैं? नहीं हो रहे, और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। डायलॉग शुरू हुआ था खान अफकलात के साथ, वो लंदन में शुरू हुआ था। यही लोग जाकर वो ईयू पार्लियामेंट में बयानबाजी करते हैं, वहाँ ब्रीफिंग करते हैं। हरबियार मरी और बरामदाग बुख्ती जाकर गांधी की समाधि, मुझे याद है दिल्ली में, वहाँ पर वो खराज तहसीन पेश करने गए थे। डायलॉग माजी में हुआ, डिसरप्ट हुआ, क्योंकि एक साइड कहती थी कि डायलॉग करेंगे, दूसरी साइड, हमारे अंदर की बात कर रहा हूँ, वो नाराज हो जाती थी। सेम पेज वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में
हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना काम कर रही हैं वहां पर। उन्होंने सदरन जो एफसी है उन्होंने अपना काम बड़े शानदार अंदाज से किया है। जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है यानी डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का तो काम हो रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है जिसे रिकंसिलिएशन कहें, डायलॉग कहें, मफाहमत कहें, और ये कोई आसान काम नहीं है। ये वजीर आजम इमरान खान ने कह दिया और कल ये शुरू हो जाएगा। जो जैसे इरशाद आरिफ साहब ने कहा, ये सवालात हैं कि जो कल पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के, और जो लोग रियासत के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, जिनको यहाँ मारा भी गया, वो क्या सोचेंगे। लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव हसास मामला है, लेकिन डायलॉग करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। जी शौकत साहब, मैं आपको समझूंगा। अब्दुल कादिर साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो डायलॉग की बात हुई, जो गवर्नेंस मॉडल है आप समझते हैं बलूचिस्तान में उसको जरा ज्यादा बदलने की जरूरत है? अभी हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली जो बजट था वो बहुत हंगामा खेजी की नजर हुआ, हुकूमत अपोजिशन में इंतहाई तनाव। मैं बलूचिस्तान असम्बली की बात कर रहा हूँ, जरा बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप भी डेवलप हो। फिर जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं कि जाम कमाल साहब चूंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, आपके काफी करीब दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा 60% बजट जो है वो इन चीजों की नजर हो जाता है। सर गवर्नेंस को और डेमोक्रेसी और डिलीवरी को बेहतर करने की जरूरत है बलूचिस्तान में ज्यादा, कादिर साहब? देखें जी, आप बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, बट यू विल सेकंड मी कि जो पिछले दौर रहे हैं उनसे इस वक्त हुकूमत बहुत ट्रांसपेरेंट और बेहतर चल रही है। जाम कमाल साहब की डिलीवरी बहुत बेहतर है, उनका प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन और फंड की एक्सपेंडिचर बहुत बेहतर है। और ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगा कि 60% या 50% उसमें से वेस्ट हो जाता है। जब भी पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं तो उसमें जरूर पिल्फरेजेस, लीकेजेस होती हैं, बट दैट इज नॉट मोर देन 10 to 15%, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं हो, डिफरेंट परसेंटेजेस होंगी। नंबर वन ये है। नंबर टू ये है कि गवर्नेंस दिन ब दिन बेहतर हो रही है, और गवर्नेंस बेहतर होने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको आईटी का, इन चीजों का भी चाहिए। फासले बहुत ज्यादा हों, बहुत थिन पॉपुलेशन हो, तो जाहिर है कि वो कमांड और वो कंट्रोल नहीं हो सकती। यहाँ पर जितनी आपकी फोर्सेस, चाहे पुलिस की हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, जो सिटीज हैं जहाँ एजुकेशन आ चुकी है वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर है। वहाँ पे गवर्नेंस कम होने की वजह एजुकेशन कम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना है। और दूसरी चीज जो एक और बात शाह साहब ने भी कही, पराचा साहब ने कही, ये बिल्कुल सही है कि जो लोग स्टेट के साथ वहां खड़े हैं, जो स्टेट के साथ चले हैं, उनको भी, उन स्टेक होल्डर्स को भी साथ देना चाहिए बातचीत के लिए। बट अगेन लोगों को दावत देनी चाहिए, और जो लोग नाराज हैं, और सिवाय उन लोग के जो हमारे इंडिया, चूंकि हमारा एक असली दुश्मन है, जो इंडियन एजेंडा हमें लेके चलते हैं, उनके अलावा हमारी सजेशन भी है और हमारे इमरान खान साहब का विजन भी है कि उनको हम साथ लें, उनको हम दावत दें, उनको मेन धारे में लेके आए, ताकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, डेवलपमेंट का हिस्सा बने, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बने। क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, एहसान अफसाइल हैं, और हमारे ही मुल्क के लोग हैं। अगर कोई मुल्क उनको गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाना या कोई टेररिज्म में इस्तेमाल करता है, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट, हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे है कि हम उनको लाएं और एफर्ट्स करें। कादिर साहब, लेकिन मैं ये आपसे कह रहे हैं कि हम तो नाराज बलोचों की बात करें, मैंने कहा जो बलूचिस्तान असेंबली का माहौल है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? वो आपने देखे हुकूमत और अपोजिशन तो एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। ये तो एक अनट्रूवर्ड किस्म का वाकया हो गया। हर जगह ये होता है कि अपोजिशन शोर करती है, हमारी नेशनल असेंबली में भी किया, सिंध असेंबली में भी किया, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में भी हुआ। बलूचिस्तान में थोड़ा सा अपोजिशन ने स्कीमें और अपने प्रोजेक्ट्स दिलवाने के लिए कुछ ज्यादा एक्सर्ट किया। हालांकि वो अगर उस बजट को सुन लेते, उस पर एतराजात करते, बजाय इसके वो गमले मारें, या वो अगर खुदा न खास्ता कोई चीजें उठा के अपने चीफ मिनिस्टर को या अपने लीडर ऑफ द हाउस को मारने की कोशिश करें, उससे तो माहौल खराब होगा ही। इसके बावजूद जाम साहब ने बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया, पुलिस को बड़ा कंट्रोल करके कहा कि नहीं जी हमारे मेंबर्स हैं। और उसके बाद एक FIR जो आपको पता है, इकोनॉमिक
एक बनाए नाम थी, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा धरना वरना दिया थाने में, बट एवरीथिंग इज रिजॉल्व। और ये माहौल तो मेरा ख्याल ये जमहूरियत में चलता रहता है, लेकिन थोड़ा उस दिन वाकया एकदम बढ़ गया और ठीक। वो अपोजिशन ने थोड़ा ओवर डूइंग। इरशाद साहब क्या कहेंगे सर, आप समझते हैं कि कादिर साहब तो कह रहे हैं कि काम बेहतर हो रहा है और जो 60% की बात है वो जरा ज्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा और साथ में बताएगा, पीडीएम ने दोबारा से जलसों का आगाज किया। मरियम नवाज साहबा, चूंकि आपकी मुल्क की सियासत पर भी गहरी नजर है, उन्होंने कहा कि कोई डील वील की है क्या, बाज़गर सुनाई दे रही है, डील की बातें हो रही है। उनका किसी किस्म की डील नहीं, कोई डील नहीं हो रही, और मैं और शहबाज शरीफ साहब एक ही सफ़े पर हैं। इन दोनों नुकात पर अगर काइंडली आप जवाब दीजिए इरशाद साहब। देखिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट भी अगर है तो ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की है, मेरी नहीं है। मैंने तो उनको कोट किया है और ये पब्लिकली उन्होंने बात की थी, कोई किसी ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरा ये है कि उसका सबूत ये है कि माजी को छोड़ दें कि ज़िया उल हक के दौर में क्या हुआ, भुट्टो के दौर में क्या हुआ, जरदारी साहब के दौर में जब वो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान हुआ, इतने ज़्यादा फंड्स दिए गए, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में फिर मौजूदा, वो कहाँ नज़र आते हैं हमें? तो साफ नज़र आता है कि वो सारे, ये अगर मुश्ताक रईसानी के घर से इतने ज़्यादा पाउंड्स और डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपये अरबों रुपए निकलते हैं तो वो ज़ाहिर है करप्शन का पैसा है, और कहाँ से उनका कोई आसमान से तो नहीं गिरा ना। बाकी जहाँ तक मरियम साहबा का आप बता रहे हैं, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, एक विद इन मुस्लिम लीग कॉन्फ्लिक्ट है और एक जो है लंदन और पाकिस्तान की जो क़यादत है, शरीफ ख़ानदान की जो क़यादत है या ख़ानदान की जो सरबराही है, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा। और मरियम साहबा जो भी कहें, ये हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब चुप हैं। अब 2-3 महीने पहले जो बातें वो कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? एक बात, मरियम साहबा जो जुबान इस्तेमाल कर रही थी, जो ट्विटर पर जो कुछ था, वो क्यों नहीं हो रहा? सवात के जलसे में वो तशरीफ क्यों नहीं ले गई? जाहिर बात है किसी न किसी सतह पे कोई ना कोई डील हो नहीं रही, हो चुकी है। अच्छा। और वो इसलिए हुई है, ये नहीं हुआ कि कोई मिन्नत समाजम की है। शरीफ खानदान के अंदर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि इससे ज़्यादा आप क्या करना चाहते हैं, कि हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारी सियासत ख़त्म होती जा रही है, अगर अगला इलेक्शन में हम कुछ डिलीवर यानी अगर हासिल ना कर सके तो फिर आगे हमारे लिए अंधेरा है, तंग गली में हम दाखिल हो चुके हैं। तो ख़ानदान के ही लोगों ने और पार्टी के सीनियर्स ने समझाया कि जनाब वाला, आपको ये जो मुज़ाहमत की नाम नहाद पॉलिसी है, तसादुम की पॉलिसी है, ये अंधे कुएं में जो छलांग लगाने की पॉलिसी है, इससे आपका ख़ानदान भी बर्बाद हो जाएगा, हो रहा है, और पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी। तो अब खामोशी हो गई है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का मतम नज़र जो है इस वक्त इक़्तिदार से ज़्यादा ये है कि अगले इलेक्शन में हमें जो है एक मसावी मौके मिलें, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और उसमें मुझे लगता है कि वो कामयाब नज़र आते हैं। इससे ज़्यादा की तवक्को ना उनको है। हाँ, हालात को पलटा खाएं, कोई इमरान खान साहब गलती करें, कोई बड़ा वाक़या हो पनामा टाइप का सामने आ जाए, उसके बाद हालात जो भी हो सकते हैं मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो ये है कि हमें बेजा तंग ना किया जाए, हम अदालतों में पेश होते रहें, हम नैब में पेश होते रहें, और अगर इंसाफ मिल सकता है, मेरिट पर मिलता रहे, तो मेरा ख्याल है इस बात पे डील हुई है और वो अभी तक कामयाबी से चल रही है। क्यों प्राचा साहब, आपका यही आर्गूमेंट आप सेकंड करते हैं जो शायद आरिफ साहब ने तज्जिया किया कि इस हद तक डील हुई है? देखिए, मैं डील का तो मुझे इल्म नहीं है कि डील हुई है या नहीं है, और ना ही कभी पार्टी तस्लीम किया करती हैं जब तक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ना आए। लेकिन हालात में तब्दीली जरूर देखने में आई है। अच्छा। मसलन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कौमी असम्बली में स्पीच की तो तकरीबन पहली बार उन्होंने, जब से वो सियासत में, पहली बार उन्होंने चोर वाली बात नहीं की, डाकू वाली बात नहीं की, उन्होंने करप्शन के हवाले से कोई ताना नहीं दिया। और आपने देखा कि पूरी अपोजिशन यानी 90 लोग वहाँ अपोजिशन के बैठे हुए थे, वो तकरीर सुन रहे थे। उसमें वो जो एक इस पार्लियामेंट 2018 के बाद जो कुछ हुआ है, जो कुछ होता रहा है, वो अगली सीन जो इवन बजट सेशन के शुरू में हमें नजर आए कौमी असेंबली में, वो नजर नहीं आए।
अब इसकी दो एक्सप्लेनेशन हैं। नंबर वन, कि जो कौमी सलामती कमेटी में ब्रीफिंग दी गई वो जाहिर है, अभी हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, अगर हम समझें कि मुस्तकबिल हमारा बलूचिस्तान से वाबस्ता है और जो कि पाकिस्तान में जब से सी पैक आया है हम यही समझते रहे हैं, और फिर बिल्कुल बराबर में अगर इतना बड़ा खतरा है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, अभी किसी को इल्म नहीं है, वहाँ खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है वहाँ या मफामत होती है, लेकिन जो ज्यादा परसेप्शन पाई जा रही है वो खाना जंगी की है, उस वजह से अदम इस्तेकाम है। खुदा न खास्ता अगर वाकई वहाँ अदम इस्तेकाम होता है तो आप पूरा सी पैक का रूट देख लें, सबसे पहले वो सी पैक का रूट जद में आएगा, ये M2 और M3 और M4 बाद में उन पर असर पहुंचेगा। पहला जो वेस्टर्न रूट है और फिर योग से लेके टोटल गवादर तक बिल्कुल अफगान बॉर्डर और थोड़ा सा ईरानियन बॉर्डर है उधर। ठीक। इस तनाजुर में अगर तो सियासी जमातें वाकई उनको ये समझ आ गई है कि अभी 3 साल तो गुजर गए, 1 साल है, क्योंकि आखिरी साल तो हमेशा जोड़ तोड़ का होता है, इलेक्शन ईयर होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कर दूं, पंजाब में नून लीग को तोड़ा नहीं जा सका, वो चाहे मियां जावेद लतीफ को अंदर रखा जाए, ख्वाजा आसिफ को अंदर रखा जाए, एहसन इकबाल साहब को अंदर रखा जाए, साद रफीक साहब को अंदर रखा जाए, वो इंटैक्ट हैं और वो पहले से ज्यादा अपनी पार्टी के साथ हैं। अगर पंजाब में नून लीग स्वीप करके आती है, क्योंकि जो आबादी का तनासुब है और सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है कौमी असेंबली की, जो पंजाब को स्वीप कर जाएगा वो मरकज में हुकूमत बना जाएगा। ठीक है। तो ये खामोशी दोनों तरफ से, अगर इसी इरशाद आरिफ साहब के आर्गुमेंट को मैं आगे ले जाऊं, तो अगर ये वाकई कोई ये वादा हुआ है या कमिटमेंट हुई है कि जी अगला इलेक्शन आज़ादाना होगा या हो सकता है, तो फिर नून लीग अपने आप को खसारे में नहीं समझेगी, क्योंकि अभी तो वो अगले इलेक्शन में कहेंगे कि देखें हम बार बार। तो इसका मतलब है प्राचा साहब, आपकी गुफ्तगू से अखज़ किया कि पीडीएम के जलसों को सिर्फ सियासत को अपने गरमाने या अपोजिशन को जिंदा रखने के लिए है। अब तो 2 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे वो मतमे नजर होगा। बहुत शुक्रिया शौकत प्राचा साहब आपका, इरशाद आरिफ साहब आपका, सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, उन्होंने हमारे साथ नशिस्त की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से, जो आज चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराही इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी वर्चुअली शिरकत की और तकरीर भी की, उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आते, कहीं मत जाइएगा, वक्फा ले लीजिए। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक़द। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक BTV पर नश्र किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@btv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना CPC के 100वें यौम तासीस के हवाले से आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी सियासी जमातों के सरबराह शरीक हुए। 21 आलमी सरबराहों ने वर्चुअल इजलास में शिरकत की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे। इन्होंने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100वें यौम तासीस पे उन्हें मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने प्रेसिडेंट शी, जो कि इस इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चाइना की इनकी क़यादत में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है,
इससे एक तो इंसदाद करप्शन, फिर गुर्बत के खात्मे और कौमी तामीर नौ में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं और जो CPEC का मंसूबा है वो BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत और सियासी जमात का भी ये मतमन नज़र है कि इंसदाद करप्शन के लिए ड्राइव की जाए। फिर सबसे अहम बात, एहसास प्रोग्राम के तहत जो गरीब और नादार तबके उनको ऊपर उठाया जाए और इसके साथ साथ दीगर इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। हम इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा ये तकरीबात हो रही हैं और जो चीन के सदर हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने इससे कलीदी खिताब भी किया। इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप सेनेट में कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के भी चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, आप चीन की तारीख से बखूबी वाकिफ़ हैं, वैसे तो माशाल्लाह आपने अमेरिका में तालीम हासिल की है। मौजूदा हालात में आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि नई राहें खोली हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, और चाइना ने एक मॉडल दुनिया के सामने बनकर दिखाया है। फिर कोविड-19 के पेंडेमिक पे जैसे उन्होंने इसका मुकाबला किया। मैं आपके ख्यालात जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से, हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी तो बड़ी आहनी दोस्ती है चीन के साथ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैंने आज कुछ शिरकत भी की और उसमें बड़े गौर से तकारीर सुने, खासतौर पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी, और जो बाकी कायदीन थे मुख्तलिफ ममालिक के, जो वो ममालिक थे जो चीन के बहुत करीब समझे जाते हैं, चीन के खास दोस्त हैं जी। और मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से चीन ऐसा एक मौजू है पाकिस्तान में जिसमें मुकम्मल इत्तफाक राय है। पाकिस्तान के सियासी कुव्वतों में भी, हुकूमत हो और अवाम हो, कि ये एक रिश्ता जो है हमारा, एक ये महवर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का। और उसमें जो दो तीन चीजें चीन ने की हैं, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और सदर शी जिनपिंग ने भी किया, वो ये था कि जिस तरह चीन ने तेज रफ्तारी से तरक्की की और तरक्की के समरात उनके अवाम को पहुंचे कि 80 करोड़ अवाम कोई 30 सालों में गुर्बत की लकीर से आगे हटे। और इस हवाले से दूसरी बात है कि खारजा पॉलिसी में चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि अदम मुदाखलत भी करता है और जो उन्होंने खुद तरक्की की है और उसमें बाकी सरमायाकारी दोस्तों में कर रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है, जिससे फायदा पहुंच रहा है खासतौर पे पाकिस्तान जैसे दोस्तों को, जिसमें CPEC के जरिए, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया और कल गवादर में भी थे वो, इसी हवाले से कि ये पाकिस्तान को भी फायदा पहुंच रहा है चीन की इमदाद की वजह से, चीन की इन्वेस्टमेंट की वजह से। और तीसरा है कि चीन ने, जो आपने भी जिक्र किया, डेवलपमेंटल मॉडल एक मुतबादल रास्ता भी दे दिया है कि हम मगरब के पास जाते हैं, मगरब मुदाखलत करता है, कभी डू मोर कहता है, कभी जबरदस्ती कहता है कि ये शर्त है, ये शराइत पूरी करें फिर हम आपको इमदाद देंगे। तो चाइना ने कहा कि जी हम आपके शाना बशाना साथ हैं, आप अपना रास्ता ढूंढें तरक्की का, हम आपकी मदद करेंगे। तो चाइना ये नहीं डिक्टेट करता कि आप किस तरीके से करें और क्या रास्ता अपनाएं। ये एक मुतबादल उन्होंने एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल भी दे दिया है। तो इससे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लिए, उनके लिए एक नया स्ट्रेटेजिक ऑप्शन खुल गया है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जिसमें कितना दबाव आता है बाहर से, उनको भी इसका बड़ा फायदा होता है। तो मजमूई तौर पर ये आज की बड़ी अच्छी तकरीब थी और इसमें पाकिस्तान और चीन की जो कुर्बत है हर सतह पर, रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, सियासी सतह पर और अवाम की सतह पर, उसकी काफी बड़ी अच्छी हो। मुशाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा और आपका अपना एक एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तब्दील हो रही हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आप सही समझते हैं ये सही शिफ्ट है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल जी, सही शिफ्ट है और बर वक्त है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, और मैं भी पहले यही कहता रहा हूं हमेशा, कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स का जो रास्ता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी सूरत हाल आगे से बेहतर हुई है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है, हमारे ताल्लुकात हमारे हमसायों से भी काफी बेहतर हुए हैं आगे से, और हम इंटरनेशनली अमेरिका हो या रूस हो, सबको हमारी जरूरत भी है। उस हवाले से जियो इकोनॉमिक्स का बेहतरीन रास्ता जो है वो CPEC है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम
अपने खित्ते में एक ताल्लुक बनाना चाहते हैं इक्तिसादी ताउन के जरिए, तजारत के जरिए, पोर्ट्स, पाइपलाइन, इकोनॉमी, एनर्जी, रोड, रेलवे। और वो तो हम सीपैक के रास्ते पर वैसे ही चल पड़े हैं 5-6 सालों से। और अब ये बरवक्त बात है कि हम जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह, वो अमेरिका कर रहा है या हिंदुस्तान कर रहा है, जियो इकोनॉमिक्स की वजह से हम वस्ती एशिया से रास्ते खुलेंगे हमारे। जैसे गवादर बंदरगाह के जरिए तजारत अफगानिस्तान हो रही है, उज्बेकिस्तान से हो रही है, ताजिकिस्तान भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, तो चीन के साथ तो है ही है हमारा सिलसिला। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही फैसला है और सही सिमत है पाकिस्तान की खारजा और इक़्तिसादी पॉलिसी। लेकिन मुशाहिद साहब, आपने गवादर की बात की, सीपैक की बात की, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात की, सरहद पर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जो डेवलप हो रही है, यूएस अफवाज का इनखला हो रहा है, बगराम एयरबेस उन्होंने हवाले कर दिया। आज वैसे उस हवाले से उन्होंने बताया अफगान फोर्सेज ने कि उन्हें सही तौर पर मुतले नहीं किया गया था। तो अगर वहाँ पर खुदा न खासा सिविल वॉर होती है, जैसे तालिबान ऑफेंसिव पर हैं, तो ये तमाम ये जो हम जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते इस पर बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है? ये एक बड़ी नई सूरत हाल पैदा हुई, गंभीर हुई, और मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी, बेशतर जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की नाकामी, अमेरिका की नालायकी और अमेरिका की गलत पॉलिसी की वजह से है, जिसकी वजह से वो एकदम इसको भागा है वहां से। और जैसे उन्होंने आपने फरमाया बागराम एयरबेस में उन्होंने कहा अफगान हुकूमत ने कि उन्होंने लाइट भी ऑफ नहीं की और बताया भी नहीं किसी को, चोरों की तरह चुपके से भाग गए चोर दरवाजे से। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। लेकिन अब चाहिए, और हम भी ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान भी, कि जो अफगानिस्तान के 6 हैं हमसाए, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये मिलके कोई सूरत हाल को बेहतर करें। मुझे उम्मीद है रूस भी मदद करेगा, क्योंकि अगर जो अमेरिका ने गन छोड़ के जा रहा है, अगर वो जैसे आपने फरमाया कि अगर खाना जंगी की तरफ सूरत हाल पैदा होती है, तो वो मेरे ख्याल में ना सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम के लिए लेकिन पाकिस्तान के लिए खास तौर पे और दूसरे जो हमसाए हैं उनके लिए बहुत शदीद दुश्वारियां आएंगी। तो मेरे ख्याल में चाइना और रूस और पाकिस्तान और बाकी ममालिक की कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से कायल करें अफगान तालिबान को कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, बाकी अफगान लोगों से भी बात करें। और आज उन्होंने ऐलान भी कुछ किया है का कि वो गुफ्तगू के लिए तैयार होंगे बाकी अफगान फैक्शन के साथ। मुशाहिद साहब, आप चूंकि चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के साथ भी हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन वो नशेब व फराज का शिकार रहे। ये क्या फंडामेंटल्स हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो मुस्तहकम भी है और इंशाल्लाह उसमें उसकी मुख्तलिफ जहतें अब सामने आ रही हैं? इसकी बेसिक क्या वजह है? चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है उसके, लेकिन हम उतना तरक्की याफ्ता नहीं है। तो ये इस ताल्लुक की बुनियाद क्या है जिसकी वजह से हम कहते हैं वी आर आयरन ब्रदर्स? ये बड़े अहम सवाल किया आपने। देखिए जी, अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और अमेरिका के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बल्कि मैं समझता हूँ हमने अमेरिका के लिए ज्यादा किया है जिन उन्होंने। अभी हम आज 6 जुलाई को बात कर रहे हैं, 50 साल पहले आज ही के दिन तकरीबन डॉक्टर हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से खुफिया फ्लाइट में CIA के वो चीन गए थे और चीन अमेरिका की जो सुलह करवाई वो पाकिस्तान पुल था। तो एक तब्दीली आई दुनिया की सियासत में। तो हमने कितना बड़ा एहसान किया अमेरिका पर। फिर हमने अफगान जंग में भी उनका साथ दिया, उससे पहले सर्द जंग से उनका साथ दिया, अड्डे भी दिए। अमेरिका का सिर्फ मसला ये है कि अमेरिका के जो सोच है उसमें है कि मुल्क को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के बाद भूल जाओ उसको। चीन की सोच उसके बरक्स मुख्तलिफ है। चीन एक एशिया का मुल्क है, हमारा हमसाया भी है, उनके वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। तो वो अमेरिका की सोच होती है कुछ लो कुछ दो, इसको इस्तेमाल करो। चाइना की होती है कि हमारे दूरस्थ ताल्लुकात हैं, हमारे हमसाए भी हैं, एशिया के ममालिक हैं, हमारी कदरें भी मिलती हैं। तो हम कुछ लो दो सिर्फ बाजारी काम ना करें, बार्गेन ना करें कि गिव एंड टेक का मामला हो, हम कोई ऐसी मदद भी करें। और ये चाइना का शेवा रहा है और ये कम्युनिस्ट पार्टी को मैं क्रेडिट देता हूँ। ये चेयरमैन माओ, प्रीमियर जोन लाइट, उन्होंने शुरू से किया था, उनके एक्सपर्ट्स आते थे। अब देखें ना, जो चाइना ने कारखाने छोड़े हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में देख लें और चीजों में देख लें, इक़्तिसादी तरक्की में, गवादर की बंदरगाह देख लें, वो ऐसे मंसूबे बनाता है जिससे मुल्क को फायदा होता है, वो कायम और दायम रहते हैं। अमेरिका के बस आए गए और अपना मतलब पूरा किया चले गए। तो ये दोनों सोच में बहुत फर्क है और अमेरिका को परवाह नहीं होती कि जब वो किसी को इस्तेमाल कर ले तो छोड़ने में वो देर नहीं करता। जैसे अब अफगानिस्तान में जिस तरह भागे हैं,
अशरफ गनी, उनके हलीफ और 50,000 अफगान छोड़ गए हैं जिन्होंने नौकरी की अमेरिकी फौज की एज स्टाफर्स, एज इंटरप्रेटर्स। वो कहते हैं हमें वादा किया था अमेरिका ने कि हम आपको ग्रीन कार्ड और वीजे देंगे, वो उनको भूल के छोड़ के हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि वो 50,000 अफगान पहले सेटल हों किसी वस्ती एशिया की रियासत में, फिर उनके वीजे का देखेंगे। तो आप देखें कि जिन्होंने उनके लिए साथ भी दिया, जिन्होंने उनकी खिदमत भी की, उनकी नौकरी भी की, उनकी परवाह नहीं की, तो बाकियों की तो बात ही और है। ठीक करें मुशाहिद साहब, ये जरूर मुझे बताएगा कि ज़ाहिर बात है चाइना एक पावर है और अब हम देख रहे हैं कि उसके मुकाबले में G7 का भी इजलास हुआ, फिर क्वाड की बात आ रही है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ज़ाहिर बात है वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। ऐसे में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का जब चीनी सहाफ़ियों ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा अगर हम पर जितना भी प्रेशर आए लेकिन हम चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। आप समझते हैं आने वाले दिनों में इस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा? और ये जो अब एक हम देख रहे हैं एक पावर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या आपकी राय में? देखिए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ताकत का जो तवाजन है सियासी हवाले से और इक़्तिसादी हवाले से, वो तब्दील हो रहा है, मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने तो 90 साल पहले कह दिया था कि देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख। तो वो एशियन सेंचुरी की तरफ हम जा रहे हैं और आपने देखा कि मगरबी ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल है उसका जवाल आ गया है और वो कमजोर भी हुए हैं, लेकिन वो भी दबाव भी डाल रहे हैं। और ये दबाव आपको याद होगा अनवार साहब के 50 साल पहले भी फेस किया था। उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर खारजा थे। हमें कहा गया कि चीन के साथ दोस्ती न करें, हमने उसके बावजूद हमने की। तो इस वक्त भी हमने जो फैसला किया वो सही फैसला है, क्योंकि हम चीन के साथ जितना हमारी खलूस की ताल्लुक है और मुश्तरका मफादात हैं, हम उस पर ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और एक पूरी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी मैं बता दूं, इस वक्त खालिस्तान अगले 1-2 साल के लिए अमेरिका को आपकी ज्यादा जरूरत है। आज तो अमेरिका की, अमेरिका खुद फंसा हुआ है, अफगानिस्तान से जा रहा है। अमेरिका के साथ इधर कौन है जिसके साथ वो बात कर सकता है? ईरान से लड़ाई है, चीन से लड़ाई है, रूस से लड़ाई है, पाकिस्तान से उसकी गुफ्तगू चलती है, हमारे एक स्टेबल नॉर्मल ताल्लुकात भी हैं। तो अमेरिका कुछ हद तक दबाव डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं आगे जा सकता। अमेरिका के कार्ड कम है। हम तो वेलकम करेंगे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, अमेरिका सरमायाकारी करे, अमेरिका हमारी मदद करे इक्तिसादी हवाले से, मोस्ट वेलकम। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, गवादर में आए, जिधर मर्जी जाए। लेकिन अमेरिका के तरजीहात सिर्फ जियो पॉलिटिक्स हैं और चाइना मुखालिफ पॉलिसी है और हिंदुस्तान से मिलकर चीन की मुखालफत करना, तो उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। वो हमारे कौमी मफाद में नहीं है और वैसे भी उसका वक्त गुजर चुका है। अमेरिका इज टू लेट, दे हैव मिस्ड द पाथ। तो अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। टूवर्ड्स द एंड सर, आपने 5 जुलाई और आपने कहा इससे काफ़ी साल कबल जो है वो हेनरी किसिंजर आए थे और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था चाइना। क्या इस वक्त भी पाकिस्तान कोई जो इस वक्त हम नज़र आ रहे हैं अमेरिका और चीन के दरमियान एक ये तो नहीं कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक तनाव की फिजा है, इसमें कभी लाने में पाकिस्तान कोई पुल का किरदार अदा कर सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में 50 साल पहले जो हमने अच्छा किरदार अदा किया था पुल का, हमें चाहिए, हम अभी भी कर सकते हैं, करना चाहिए। हम अमेरिका को बावर कराएं कि जनाब आपकी पॉलिसीज जो है आपके मफाद में नहीं है, चीन मुखालफत पॉलिसी नहीं चलेगी, उस पर नजरसानी करें, क्योंकि ये नई सर जंग का हम मुतहम्मिल नहीं हो सके। इसमें अमेरिका का साथ देने, हिंदुस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है जो अमेरिका का साथ देगा एक्टिवली? तो अमेरिका को हम समझाएं और हम उनको, और भी ममालिक एशिया के बेशतर ममालिक इस नई पॉलिसी जो अमेरिका की उसके खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को भी समझ आ सकती है, अमेरिका बड़ा मुल्क है, पब्लिक ओपिनियन भी है, तो हम उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ लें तो हम उनकी पॉलिसी में कुछ तब्दीली ला सकते हैं मुस्बत किस्म की, मेरे ख्याल में, और हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी। और टूवर्ड्स द एंड सर, चाइना से हम क्या बेस्ट लर्न कर सकते हैं? एक तो ज़ाहिर बात है हम CPEC हम कहते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाइना पाकिस्तान की हमेशा मदद के लिए है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मैं अगर आपसे पूछ पाऊं। चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पहली बात है कि वो अपनी गलतियों का एतराफ किया उन्होंने और उस गलतियों से सबक सीखा और उन्होंने गलतियां नहीं दोहराई। गलतियां करनी तो नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जहां से बेहतर मशवरा मिले वहां से सबक सीखे। तीसरी बात है पॉलिसी में तसलसल होना चाहिए, हर वक्त हर हुकूमत के साथ पॉलिसी तब्दील ना हो। एक पॉलिसी बनाएं और उसको 10, 15, 20 साल चलाएं और कामयाबी से उसको आगे लेके चलें। और आखिरी बात है कि खित्ते में अमन की खारजा पॉलिसी हो, कोई पंगा न लें, कोई जंग न करें, कोई गड़बड़ न करें और इंतहा पसंदी का कामयाबी से मुकाबला करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। आपसे हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान में जो इस वक्त चाइना के साथ जो एक दरीना ताल्लुकात हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100वें यौम तासीस से मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। आज भी इस सिलसिले में अहम तकरीब हुई, उस पर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। व्यूअर्स, ये आज का शो था। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।